नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज निबंध लेखन के अभ्यास कार्यक्रम में हम लोग एक निबंध लिखने जा रहे हैं जिसका टाइटल आप लोग पीछे देख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में योजनाओं से सीधे तौर पर क्वेश्चन आते हैं निबंध के लिए। और योजनाएं चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, हर प्रकार की योजना कभी भी पूछी जा सकती है। खासकर जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, फ्लैगशिप का मतलब ऐसी जिनका सरकार हमेशा अपने वक्तव्यों में चर्चा करती है और उनका भारी भरकम बजट होता है और वो देशव्यापी होती है। तो ऐसी योजनाएं जो है फ्लैगशिप कहलाती हैं, जैसे जनधन योजना हो गई, आयुष्मान योजना हो गई। इसी तरह से प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, ठीक है, ये योजना भी एक फ्लैगशिप योजना है भारत सरकार की जो पूरे भारत में लागू है। और इस पर जो है विभिन्न आयामों से विभिन्न तरह के टाइटल्स के आधार पर निबंध पूछा जा सकता है, क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण संरक्षण को प्रमोट करने वाली योजना है। इसकी मदद से हम जो है स्वच्छ बिजली का उत्पादन कर पाएंगे और हमारी जो फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला आधारित जो बिजली है, इन पर जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम हो सकेगी। तो इसका जो हमने टाइटल दिया है वो दिया है ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी पहल है ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, पहले आप देखते थे आज से 5-7 साल पहले सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगते थे, लेकिन बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में, बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, कॉमर्शियल जगहों पर। लेकिन इस योजना के आगमन से क्या हुआ, आज आप देख पा रहे हैं कि घर घर में सोलर पैनल छतों पर लगाए जा रहे हैं, जिनको हम सोलर रूफटॉप प्लांट्स कहते हैं। 2 किलोवाट के, 3 किलोवाट के, 4 किलोवाट के, 5 किलोवाट के, हर तरह के क्षमता के लग रहे हैं। लेकिन जो सरकार का जो सब्सिडी वाला कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से 2 और 3 किलोवाट को प्रमोट करना है, क्योंकि सरकार के अनुसार जो है एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना इसके माध्यम से लाई गई है। तो इसको हम एक निबंध में अच्छी तरह से कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसके सारे आयामों को उसमें कवर करेंगे, इससे क्या लाभ हैं, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या जिस भी सरकार की बात करें, सभी सरकारें इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो उनके पीछे इस जो है क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, इन सब बातों को हमको लाते हुए एक निबंध लिखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए हमारा लेखन अभ्यास कार्यक्रम और वीडियो लेक्चर प्रोग्राम दोनों जो कंबाइंड कोर्स है वो चल रहा है। नियमित तौर पर डेली टास्क के आधार पर उसमें उत्तर लेखन कार्यक्रम हो रहा है। सारे सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको जो है पर्सनल गाइडेंस दी जा रही है, आपकी कॉपियाँ चेक की जा रही हैं। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, अब वो जो है एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करने लगे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना, इस बार ही समीक्षा अधिकारी का जो आपको एक चांस मिला है मेंस देने का, अगर आप उसको जो है चाहते हैं किसी भी स्थिति में आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा को इस बार मिस ना करें और हर हालत में सफलता प्राप्त कर लें, तो बिना समय गंवाए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो विशेष छूट है उसका लाभ भी उठा सकते हैं। अभी 16 सितंबर तक हमारा ये कूपन कोड जो आप देख रहे हैं M1000, ये अप्लाई करके आपको विशेष छूट भी मिल रही है। तो बिल्कुल भी देर करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र अतिशीघ्र आप जुड़ जाइए और हमारे साथ लेखन कार्य में लग जाइए, लेखन अभ्यास में लग जाइए, मेंस की विधिवत तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका इस बार समीक्षा अधिकारी में चयन सुनिश्चित हो जाए। तो जब भी दोस्तों कभी आपको किसी योजना पर निबंध लिखना हो तो सबसे पहले आपको उस योजना से संबंधित सारी जो फैक्चुअल जानकारी है, जो कुछ भी आपको जो है तथ्यात्मक जानकारी है, वो आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी। तथ्यात्मक जानकारी में अगर योजना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ है योजना जो है का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है,
उसकी प्रभावकारिता कहाँ तक है, मतलब वो क्या कुछ खास स्थानों तक है या पूरा देशव्यापी योजना है, ठीक है। फिर अगला चरण हमारा ये होगा कि क्या वो केंद्र प्रायोजित योजना है या केंद्र सरकार की जो है योजना है, या वो राज्य की योजना है, या केंद्र प्रायोजित है और राज्य सरकारों से भी उसमें कुछ अंशदान लिया जा रहा है, तो दोनों का हिस्सा कितना कितना आ रहा है, ठीक है। ये जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन है, किनको जो है इस योजना में शामिल किया जा रहा है, उनको क्या लाभ मिल रहा है, कुछ विशेष टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जो है क्या हैं, इस योजना को कब लागू किया गया और कब तक के लिए इसके लक्ष्य का निर्धारण किया गया। जैसे हर नीति होती है उसी तरह से योजना होती है कि हम 2026 तक इसको लागू करेंगे या 2030 तक जो है हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। 5 वर्षीय, 6 वर्षीय, 10 वर्षीय जो है विचारधारा के साथ में इसको लागू किया जाता है। तो कितना ड्यूरेशन है इस योजना का, ये ठीक है। और फिर जो है इसके विभिन्न प्रकार के प्रभाव, जैसे इसका सामाजिक प्रभाव क्या है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या है, इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, अगर उसको कोई आध्यात्मिक या सांस्कृतिक प्रभाव भी हो, ठीक है। हर तरह की योजनाएं हैं, उनका अलग अलग भी होता है, तो उसको भी हमको लिखना है, ठीक है। तो ये सारे पहलू हमको जो है इसमें कवर करने होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि जो पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना है, इसका जो है क्या फैक्चुअल बैकग्राउंड है, तथ्यात्मक रूप से इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिससे हम एक अच्छा निबंध इसके आधार पर ताना बाना अपना बुन सकें। तो सबसे पहले ये योजना 29 फरवरी 2024 को इसको मंजूरी दी गई थी। ये कैबिनेट द्वारा मंजूरी इसको मिली थी और इसका नाम दिया गया पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। उसके बाद जो है इसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 1 करोड़ परिवारों को हमको लाभान्वित करना है। अब अगर आप भारत की बात करें तो भारत में मान लीजिए अगर एक परिवार में हम यूनिट में करते हैं कि 5 लोग कम से कम मान लेते हैं, तो कितने लोग लाभान्वित हो गए, कम से कम 75 करोड़ लोग लाभान्वित हो गए, ठीक है। तो 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए लगभग 75,000 रुपए की फंडिंग से ये पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना की आधारशिला रखी गई। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसका जो ब्रॉड लक्ष्य क्या है, ठीक है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमको सोलर रूफटॉप लगाना है और सबको जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देनी है। जो लोग रूफटॉप प्लांट लगवाएंगे उनको अलग अलग तरीके के किलोवाट के आधार पर उनको अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। ये सब तो इसका फंक्शनल जो है लक्ष्य है। हमको ये देखना है कि हम इससे दूर का क्या निशाना साधें। जैसे आप जानते हैं कि भारत ने घोषणा की थी कि हम 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। यानी हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, हम बिल्कुल जो है स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसी को फॉलो करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप हमको आगे बढ़ना है। तो हमारा एक राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक भारत 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्षमता को हासिल कर ले, ठीक है। तो ये इस योजना के पीछे जो बड़ी सोच है वो ये है कि हमको 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना का जो परिव्यय है लगभग 75,000, जैसे हमने ऊपर करोड़ किया, 75,000 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है, ठीक है। यानी पूरे देश में ये जो है 2026-27 तक लागू हो जाए, हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा। अब इसमें जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियां भी बनाई गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां, इनको लागू किया गया है, ठीक है। अब ये योजना कैसे काम करती है, कुल मिलाकर इसमें कौन लाभार्थी है, तो इसमें कोई भी आय सीमा ऐसी नहीं निर्धारित की गई है कि जो है जो गरीब व्यक्ति है वही लगवा सकता है, अमीर व्यक्ति नहीं लगवा सकता है। हाँ, किलोवाट जरूर इसमें निर्धारित किए गए हैं कि अगर आप जो है 2 किलोवाट क्षमता तक का सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए अप्लाई करते हैं
तो जो पूरी सिस्टम की कॉस्ट होगी, जो आपके यहाँ सोलर रूफ प्लांट लगेगा, उसका इंस्टॉलेशन होगा, उसके साथ इन्वर्टर होगा, बाकी सेटअप होगा, उस पर 60% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। वहीं पर 3 किलोवाट तक के लिए जो है 40% की सब्सिडी दी जाएगी, और ये सब्सिडी की सीमा को 3 किलोवाट तक रखा गया। इसके ऊपर भी कोई लगवाना चाहे लगवा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी जो है आपको इतनी ही उसमें से मिलेगी। बाकी जो है जो वो खर्चा होगा ऊपर वाला, वो आपको स्वयं वहन करना होगा। तो अगर जो है वर्तमान के बेंचमार्क मूल्यों को हम फॉलो करें तो 1 किलोवाट की प्रणाली के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी, और 2 किलोवाट की प्रणाली के लिए 60,000, और 3 किलोवाट की जो है अगर आप प्रणाली लगवाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये योजना की कुछ मोटी मोटी जो है बारीकियां हो गई जिसको जानना चाहिए। इसके अलावा जो है ये कैसे काम करता है, इसके लिए एक टर्म है ऑन ग्रिड। इसके लिए आपके घर में एक ऑन ग्रिड मीटर लगाया जाएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए जो है आपके यहाँ जो बिजली बनी, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बनी, ठीक है, गर्मियों में जैसे सोलर पावर प्लांट जो होते हैं छत पे लगे हुए, वो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक सूर्य चमकेगा आसमान में उतनी देर तक वो बिजली बनती रहेगी। तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे घर की ज़रूरत जो है 300 यूनिट की प्रतिवर्ष हमेशा घर में है, ठीक है, और हम जो है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 600 यूनिट कर रहे हैं। तो ये जो 300 यूनिट होगा ये ऑन ग्रिड मीटर के जरिए सरकार के पास जो है वापस चला जाएगा। उससे क्या होगा, सरकार उसको दूसरे क्षेत्रों में यूज़ करेगी जहाँ पर बिजली की कमी है। ठीक है, तो इस तरह से 2 काम हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो सोलर रूफटॉप पैनल अपने घर में लगवा रहा है, सब्सिडी प्राप्त कर रहा है, वो अपने लिए तो मुफ्त बिजली पैदा कर ही रहा है, और वो जो अतिरिक्त बिजली पैदा कर रहा है वो ग्रिड मीटर के जरिए, जिसको ऑन ग्रिड मीटर कहते हैं, उसके जरिए सरकार को भी दे रहा है। यानी जो एक्सेस बिजली बन रही है वो सरकार, वो बर्बाद नहीं हो रही है, वो सरकार के पास जा रही है। दूसरे तरह का जो है प्लांट होता है वो, उसको हम ऑफ ग्रिड कहते हैं। केवल आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, ऑफ ग्रिड में क्या होता है, ये सरकार के पास वापस नहीं जाता है, आपको जो है इन्वर्टर के सेटअप बनाने पड़ते हैं। जितनी भी बिजली पैदा होती है वो इन्वर्टर में जाकर स्टोर हो जाती है, यानी इन्वर्टर को वो चार्ज कर देती है। फिर अगर बिजली जाती है, या मान लीजिए आपके पास बिजली विभाग का कनेक्शन ही नहीं है, आपने सोलर पावर प्लांट लगवा लिया, ठीक है, लेकिन उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, वो अभी इस योजना से बाहर है। ठीक है, अभी केवल ऑन ग्रिड पे ही सब्सिडी मिलती है। तो ऑफ ग्रिड से क्या होगा, आप उसका बिजली का संचय कर पाएंगे और अपने घर की बिजली का उससे संचालन कर पाएंगे। काफ़ी लोग ये भी करते हैं। ठीक है, खासकर ऐसे दुर्गम इलाके जहाँ पर अभी बिजली के कनेक्शन सरकार के द्वारा नहीं पहुँचाए गए हैं, तो वहाँ पर जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है ज़्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में, अब आपके मानस पटल पर इस योजना के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जो है आ गई हैं, और इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया, इसका लक्ष्य समझ में आ गया, इसका ब्रॉड पर्पज जो है वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसकी रूपरेखा बना सकते हैं कि हम निबंध कैसे लिखें। ठीक है, देखिए निबंध के लिए मान लीजिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है एग्ज़ाम में, तो 60 मिनट में से हर हालत में से आपको 10 मिनट निकाल कर 10 मिनट आपको रूपरेखा बनाने में लगाने चाहिए। ठीक है, रूपरेखा का मतलब क्या होता है, रूपरेखा कच्चा काम होता है, रफ वर्क होता है, वो आपको फेयर कॉपी में जो है कहीं पर भी एग्ज़ाम में प्रदर्शित नहीं करना है। आप देखते हैं आपको एग्ज़ाम में रफ काम करने के लिए अलग से स्पेस दिया जाता है कॉपी में, आप वहाँ पर जो है 3 हेडिंग्स लिखिए, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ठीक है, अब आपके पास जो कुछ भी जानकारी है, जो आपने पढ़ा है, जो तैयार किया है, उसको आप जो है इनके अनुसार जो है तीनों हेडिंग्स में अलग अलग बांटिए। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको प्रस्तावना का फ्रेमवर्क तैयार करना है। ठीक है, ये क्या है, एक रफ काम है, यानी निबंध के पहले की पूर्व तैयारी कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा एक बार, उसमें मोटे मोटे आपने पॉइंट लिख लिए कि हमको निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना में हम ये लिख के ला सकते हैं,
हम मुख्य भाग में ये पॉइंट लाएंगे और निष्कर्ष में हम ये लाएंगे। तो उससे क्या होता है, जब बचे हुए 50 मिनट में आप निबंध लिखेंगे तो आप धारा प्रवाह लिखेंगे। और एग्ज़ाम की डिमांड भी यही होती है कि आप प्रवाहपूर्ण निबंध लिखें और किसी भी तरह से वो प्रवाह ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा करेंगे कि अगर 4 लाइन लिखा फिर आप सोचने लगे, फिर 4 लाइन लिखा फिर आप सोचने लगेंगे, तो एक तो इस तरह से आपका निबंध नहीं पूरा हो पाएगा और निबंध में जो प्रवाह आना चाहिए था, जो क्रम आना चाहिए था चीज़ों का, वो नहीं आएगा। मान लीजिए हम किसी योजना की बात करते हैं, अगर आप किसी योजना से किसी को परिचित कराना चाहते हैं तो क्या बताएंगे? सबसे पहले योजना का नाम बताएंगे, योजना को मंजूरी कब दी गई थी ये बताएंगे, ठीक है। योजना का मूल उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य बताएंगे। उसके बाद योजना का लक्ष्य क्या है वो बताएंगे। योजना के लाभार्थी कौन कौन से हैं, योजना में क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। इस योजना की चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चीज़ लिमिटेशंस हैं इसकी जो है। तो आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं ना, सेम वही निबंध में है, ठीक है। जो चीज़ें आपको प्रस्तावना में लानी चाहिए थी अगर आप वो आखिरी में ले जाएंगे, जो चीज़ आपको मुख्य भाग में लानी चाहिए थी फैक्चुअल चीज़ें, वो आप अगर प्रस्तावना में लाएंगे तो वो नहीं जमेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं एक सुव्यवस्थित सुगठित प्रवाहपूर्ण निबंध लिखना चाहते हैं तो आपको ये होमवर्क करने की आदत डालनी पड़ेगी घर में भी और साथ में एग्ज़ाम हॉल में भी। जब आप बैठें तो आप क्या करें, पहले निबंध की रूपरेखा तैयार करें। निबंध की रूपरेखा जब आप तैयार कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे सबसे बढ़िया जो है होगा कि आपका जो 50 मिनट में पूरा निबंध लिखने का टारगेट है वो 40 मिनट में भी पूरा हो सकता है और शब्द सीमा के अंदर आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना क्या है, ठीक है। मान लीजिए हम और तरह से भी प्रस्तावना इसकी बताएंगे, आपको लिख के भी दिखाएंगे, इसलिए आप तनाव मत लीजिए। सबसे पहले जैसे भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं और बढ़ती खपत है, ठीक है। भारत जो है क्या है, एक विकासशील राष्ट्र है और यहाँ अब जो है जो माना जा रहा है 135-140 करोड़ की आबादी को हम जो है छूने वाले हैं। और कुछ रिपोर्टें तो ये कहती हैं आज की डेट में कि हम चाइना को ऑलरेडी पछाड़ चुके हैं, ठीक है। भले ही आज वो डेटा में बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब उस तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन जो है जो डेटा का क्रमिक कैलकुलेशन होता है वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर, उसके आधार पर हम चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे कर चुके हैं। तो अगर हम 135-140 करोड़ की जनसंख्या हो चुके हैं तो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। अब आप देखिए अभी कुछ सालों पहले तक अभी भी कई जगह चुनौती है कि गाँव में मात्र 16 घंटे बिजली दी जाती है, शहरों में 20 घंटे बिजली दी जाती है। जो बड़े शहर होते हैं, इंडस्ट्रियल शहर होते हैं, VIP श्रेणी के ग्रेड 1 के शहर होते हैं, उनको ही 24 घंटे बिजली मिल पाती है। तो ये एक समस्या ही तो है। तो ये पहले हमको प्रस्तावना में वो बातें बतानी है जिनकी वजह से इस योजना को लाने की आवश्यकता पड़ी है। तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं बढ़ी हैं और उसमें खपत बढ़ी। अब इसमें आप डेटा जोड़ पाएँ तो डेटा जोड़ दीजिए। अगर आपको करंट का डेटा मिलता है कि आज जो है भारत में टोटल कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है और हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं खुद के दम पर, ठीक है, या अगर हम बाहर से बिजली खरीद रहे हैं तो वो कितना है। उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, दो दोहरी चुनौतियां हमारे सामने, क्योंकि हम एक बड़ी जनसंख्या है, विकासशील राष्ट्र हैं। तो एक तो हमको ऊर्जा सुरक्षा चाहिए कि सभी को बिजली मिले, लेकिन हमको पर्यावरण को नष्ट करते हुए, पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए बिजली अगर हम ले रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम अपने पर्यावरण को उसमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अल्टीमेटली अगर तात्कालिक रूप से देखा जाए तो हमारी हेल्थ को प्रभावित करेगा, हमारी ग्रोथ को प्रभावित करेगा, लेकिन दूरदर्शी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को वो प्रभावित करेगा। तो एक तरह से क्या है, हमारे सामने दोहरी चुनौती खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए हेडिंग में लाया गया है ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा को हमको इस तरह से करना है सतत विकास की अवधारणा को पालन करते हुए कि हमारा जो है पर्यावरण संरक्षण भी होता रहे। इसका एक ही तरीका है कि हम अधिक से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें। और ये स्वच्छ ऊर्जा आएगी कहाँ से,
ये आएगी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से, ठीक है। और सूर्य से बेहतर, सूर्य से बड़ा जो है पृथ्वी के लिए कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है, ठीक है। ये बात बहुत पुरानी, बहुत प्राइमरी और बहुत फंडामेंटल है, इसको हमेशा दिमाग में रखिए जब ये निबंध लिखिए या कोई भी पर्यावरण का निबंध लिखिए कि सूर्य ही पृथ्वी के लिए सब कुछ है। क्योंकि क्लोरोफिल पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है तब जाके भोजन बनता है, स्वपोषी पौधे तब भोजन बनाते हैं और उसके बाद हम लोग जैसे परपोषी लोग जो है उस पर डिपेंड होते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा हमको हासिल करनी है पूरी आबादी के लिए, पर्यावरण संरक्षण के साथ। इस दोहरी चुनौती को हमको इस निबंध में दूसरी लाइन में हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं, क्योंकि हम एक जो है योजना के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी योजना, रिवोल्यूशनरी योजना, क्रांतिकारी योजना। तो क्रांतिकारी योजना का मतलब क्या हुआ, तो अब हमको बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 में इस योजना की घोषणा की गई थी, शायद जो है स्वाधीनता दिवस के दिन जो है। और इसमें जो है घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित कर 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह जो है दी जाती है, की बचत की जाती है, ठीक है। अब इसका हमको महत्व भी बताना होगा, क्योंकि अभी हमको प्रस्तावना में जो है बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, प्रस्तावना में हमको 150 मैक्सिमम 200, वैसे 150 शब्द तक जो है प्रस्तावना एक अच्छी ठीक ठाक प्रस्तावना बन जाती है। अब हम जो है प्रस्तावना को अगर इंडप करते हैं तो उसमें हमको इसके महत्व को बताना होगा। महत्व क्या है, एक तो भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता आएगी, दूसरा हमको स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, तीसरा नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, ठीक है। 5 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट जो बिजली के रेट हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, ठीक है। जहाँ प्राइवेटाइजेशन है वहाँ तो और जो है ज़्यादा है मार इसकी। तो गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति का बिजली का बिल कम होगा इससे। और दोहरा फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा क्या है, सरकार के लिए जो ऑन ग्रिड मीटर के थ्रू एक्सेस बिजली जो होगी वो सरकार के पास चली जाएगी। तो सरकार जो है जो कोयला और बाकी जो है तरह से बिजली का उत्पादन करती है, पन बिजली का उत्पादन करती है, उस पर जो है जो दबाव है बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन का वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रस्तावना के लिए इतना पर्याप्त है। आप इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके प्रस्तावना में क्रमबद्ध तरीके से समाहित करके एक बेहतर प्रस्तावना यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने प्रस्तावना में लगभग हर चीज़ को छू लिया है कि ये योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है, इस योजना की आवश्यकता क्या पड़ी, लगभग हर पहलू को हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम मुख्य भाग की संरचना करते हैं। मुख्य भाग में क्या है, सबसे पहले हम पक्ष की बात करेंगे, ठीक है। हमेशा देखिए जब मुख्य भाग लिखिए तो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को पहले लाइए कि किसी चीज़ के लाभ क्या हैं, यानी पहले आप उसके पक्ष में खड़े होकर बात करिए, फिर उसमें जो चुनौतियां हैं यानी उसके विपक्ष में भी आप खड़े होकर बात करिए, और फिर अंत में आपको संतुलित रूप से जो है निष्कर्ष देना है और सुझाव देना है, ठीक है। तो मुख्य भाग में सबसे पहले जो है हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे कि अगर ये योजना जिस तरह से इसका क्रियान्वयन हुआ है और जिस तरह से ये तेज़ी से आज उत्तर प्रदेश तो इसमें पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाने में, सबसे ज़्यादा कनेक्शन देने के मामले में इस योजना में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, ठीक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में इस निबंध को लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है ये तथ्य भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है पक्ष में हमारे कि ये हमको ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती है। आयातित कोयला और तेल पर निर्भरता कम होगी, यानी बिजली उत्पादन के लिए जो कोयला और तेल और जो है जीवाश्म ईंधनों का हम उपयोग करते थे वो जो है हमारी कम होगी, ठीक है। दूसरी हमारी पर्यावरण संरक्षण होगा जिससे हमको स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2070 तक हमको कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो स्तर तक लाना है और 2030 तक हमको 500 गीगावाट तक जो है बिजली उत्पादन स्वच्छ ईंधन से करने की जो है क्षमता हासिल कर लेनी है। तो दूसरा जो है हमारा पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। तीसरा आर्थिक लाभ हमको हो रहा है। कैसे लाभ हो रहा है कि नागरिकों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, बिजली के बिलों में कमी आएगी उनके, तो ग्रामीण परिवारों को लाभ मिलेगा। जो बिजली के बिलों में कमी आएगी उसका वो उस पैसे को वो
अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर लगा सकेंगे, अपने स्वास्थ्य, अपने भोजन के लिए लगा सकेंगे, ठीक है, या कहीं किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, किसी तरह का व्यापार कर सकेंगे। तो ये जो है आर्थिक लाभ हो गए। तीसरा, रोजगार सृजन। आप देख रहे हैं कि आज अगर आप नज़र डालिए तो आपके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी छत पर सोलर पैनल लगता हुआ दिख जाएगा। और 1 किलोमीटर के दायरे में तो आपको एक नहीं 5 दिख जाएंगे कम से कम, अगर आप ध्यान से देखें। तो इससे क्या हो रहा है, लगा कौन लोग रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, चाहे वो ल्यूनस हो, वारी टेक्नोलॉजीज हो, अडानी हो, ठीक है, जितनी भी जो है इन्वर्टर की कंपनियां हैं सब इसमें काम कर रही हैं। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। सोलर पैनल जगह जगह लाने ले जाने, फिर सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उससे ज़रूरी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके लिए दुनिया भर के कारखाने खुले हुए हैं। तो क्या है, लाखों लोगों को इस योजना के कारण डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार भी मिल रहा है। सोलर पैनल निर्माण के माध्यम से इंस्टॉलेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब जैसे इंस्टॉल कर देना ही कोई बड़ी बात तो है नहीं, जब कोई चीज़ बिजली का उपकरण लगेगा, कोई पैनल लगेगा, कोई जो है प्रणाली लगेगी छत पर, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत भी आएगी। दिक्कत आएगी तो फिर कस्टमर केयर पे आप फ़ोन करेंगे तो उस कंपनी का व्यक्ति कोई ना कोई आएगा, वो आपकी जो है समस्या को सुलझाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रोजगार सृजित हो रहे हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म चलने हैं, वो आज की डेट में नहीं ख़त्म हो जाने। और देखिएगा आप जो है, आज नहीं अगले आने साल वाले 3, 4 साल, 5 सालों में ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जहाँ पर सोलर पैनल नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से इसके फ़ायदों को समझकर लगवा रहे हैं। तो ये मुख्य भाग की एक तरह से हमने शुरुआत कर दी। पहले एक पैरा का जो है आपके पास मैटर, यहाँ पर 2 पैरा का आ गया। अब हम यहीं पर राष्ट्रीय लक्ष्य की चर्चा फिर से करेंगे, थोड़ा सा विस्तार में बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमको स्वच्छ ऊर्जा आधारित बिजली के प्रोडक्शन की आवश्यकता है। इसके लिए जो है, जो सरकार ने एक दूरगामी लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत का 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से बिजली का उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, भारत ने जो है 2070 तक पूरी तरह से जो है अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो स्तर पर लाने का संकल्प किया है, जिससे उन्होंने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं उसकी जो है उसका अनुपालन हो सके, ठीक है, ये लिख दिया। फिर हम लॉन्चिंग डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं कि योजना के लिए 7500 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। मार्च 2024 में इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई थी, फरवरी में घोषणा हुई थी, मार्च में शुरुआत हो गई थी, ठीक है। उसके अलावा इसमें 1 करोड़ परिवारों को कवर करने का प्लान रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो बाकी जो है और भी जो इकोनॉमिक्स है, सब्सिडी और इससे रिलेटेड वो बातें सब लिख सकते हैं। इस तरह से आपका लगभग 3 पैरा जो है यहाँ पर 3 पैरा 4 पैरा तैयार हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विपक्ष की, ठीक है। योजना में पक्ष तो ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो ही हैं। कहने को आसान है कि पूरे देश में हमको जो है 1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ घरों की छतों पर इसको लगाना है, लेकिन उसके लिए हमको पूरा एक सिस्टमेटिक जो है तंत्र चाहिए, ठीक है। विपक्ष क्या है, हम भले ही सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो उनको स्वयं से देना है उतना देने में भी वो असमर्थता जाहिर करते हैं, क्योंकि एक तरह से वो उनका निवेश है। हालांकि वो निवेश बहुत ही समझदारी भरा है, क्योंकि वो निवेश उनका साल 2 साल में ही जो है बिजली का बिल कम होने से ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो जो शुरुआती निवेश है और जो सब्सिडी का बोझ है, ये दोनों ही, शुरुआती निवेश सरकार का भी हो रहा है और लोगों का भी हो रहा है। सरकार का कितना हो रहा है, 75,000 करोड़, मतलब एक बड़ी धनराशि है, ठीक है। और उनको जो है सभी को सब्सिडी भी देनी है। शुरुआती निवेश जो है जिसको अपने घर पे लगवाना है उसको भी करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसमें एक और शर्त होनी चाहिए कि घर पे छत होनी चाहिए, क्योंकि ये सोलर पैनल स्कीम है। इसके बाद ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी है, मान लीजिए वहाँ बिजली की लाइन ही नहीं पहुँची है, ऐसे क्षेत्रों में घर है जहाँ पर जो है
बाढ़ और इस तरह की आपदाएं प्रायः आती रहती हैं, ठीक है। या वहाँ पर घर इतने विरल हैं कि वहाँ पर इंस्टॉलेशन करना बहुत ही महंगा काम है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के एरिया में मुश्किल से 10-20 मकान हैं, ऐसे ऐसे एरिया भी हैं, जंगल वाले एरिया हैं, तो ये अवसंरचना की प्रॉब्लम है। बाकी पक्के घर नहीं हैं, घास फूस के बने घर हैं, तो ये सब जो है अवसंरचना की दिक्कतें हैं पिछड़े क्षेत्रों में। इसको भी आप बता सकते हैं, ये चिंताएं और चुनौतियों में ही आ जाता है, ठीक है। फिर जो सोलर प्लांट लगता है, इसका रखरखाव मेंटेनेंस लगातार होना चाहिए, ठीक है। एक बार ऐसा नहीं कि आपके यहाँ लग गया तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है। बरसात का महीना है तो सोलर प्लांट की धूल जो है पानी, बारिश के पानी से अपने आप धुल जाएगी, लेकिन उसको बाद उसके आपको रेगुलर जो है उसको बीच बीच में हर हफ्ते में 1-2 बार जो है सोलर प्लांट को पानी से धुलना पड़ेगा, जिससे उस पर मिट्टी की परत न जमने पाए। अगर मिट्टी की परत जम जाएगी तो उससे जो है जो उसके जो रिसीव करने वाले जो उसमें सिस्टम है वो प्रभावित होगा। अपारदर्शी हो जाने के कारण जो है वो कम बिजली का उत्पादन करेगा, ठीक है। तो और तकनीकी दक्षता की कमी ये है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे अच्छे, ठीक है। वहाँ पर कस्टमर केयर वाला जो सिस्टम है वो पूरा प्रभावित तरह से वर्क नहीं करेगा, खासकर ग्रामीण और पिछड़े एरियो में। फिर जो बिजली वितरण कंपनियां हैं जिसको हम डिस्कॉम कहते हैं, इन पर भी वित्तीय दबाव है, क्योंकि ये जो है इनको भी अच्छा खासा निवेश करना है। सोलर पावर प्लांट्स को जो है ख़रीदना है, उनको इंस्टॉल करना है, अपने लोगों को लगाना है। सब्सिडी लगने के काफ़ी बाद में आती है, महीना 2 महीना बाद तक आती है। पहले और 2 चरणों में आती है, केंद्र सरकार की अलग, राज्य सरकार की अलग अलग आती है। जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तो वित्तीय बोझ जो है डिस्कॉम कंपनियों पर पड़ता है। उसके बाद सामाजिक जागरूकता और नागरिकों की भागीदारी का अभाव। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो 100 यूनिट बिजली जलती है और उसका इतना बिल होता है, इसलिए हम क्यों लगवाएं इसको। तो ये सामाजिक जागरूकता की कमी है। हालांकि इसका अच्छा खासा प्रचार चल रहा है, और प्रचार सबसे बड़ा यही है कि आपके जब पास पड़ोस में 1-2 छतों पे आपको दिखने लगेगा तो आपको खुद ही जो है होगा मन में कि अरे इन्होंने भी लगवा लिया, अरे ये हमारे पड़ोसी इन्होंने भी लगवा लिया, चलो अब हम भी सोचते हैं, इनसे फ़ायदे पूछते हैं, कैसे लगा, कितने का लगा और इनको कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जब लोगों को लाभ समझ में आ जाएगा तो वो लगवाने लगेंगे। तो सामाजिक जागरूकता और नागरिकों की भागीदारी की अभी कम दिख रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। सब्सिडी मान लीजिए 60% है, 3 किलोवाट पे 40% है, लेकिन उसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो तो खुद ही लगाना है ना, और 1 टाइम लगाना है। हालांकि उसके लिए भी लोन प्रक्रिया है। आप जो है बैंक से जाकर पूरी जो है जो लागत की कीमत है उसमें अधिकतम अमाउंट जो है बैंक लोन कर देती है, ठीक है। तो ये जो है हम इसमें विपक्ष और चुनौतियां मिले हैं। अब हमारे पास जो है इस निबंध के लिए मुख्य भाग में पूरे उसके सकारात्मक पक्ष और जो कुछ भी चुनौतियां नकारात्मक पक्ष हो सकते वो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको लिख दिया। अब निष्कर्ष का क्या काम होता है? निष्कर्ष का काम होता है कि जो मुख्य भाग में हमने एक जो है चर्चा को छेड़ा है, सकारात्मक नकारात्मक बिंदुओं को बनाया है, उनको बैलेंस करके पूरे निबंध का एक सार प्रस्तुत करना होता है। और ये सार कैसा होना चाहिए? ये प्रगतिशील होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो है आपके निष्कर्ष का मुख्य रूप से इनका पालन उसमें होना ही चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है? ये योजना केवल मुफ्त बिजली की योजना नहीं है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और कि भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि जो स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ ईंधन की हम बात करते हैं उसको इससे अचीव किया जा सकता है। चुनौतियां तो हैं, ठीक है, परंतु दूरदृष्टि, निवेश और सामुदायिक भागीदारी से इन चुनौतियों को पार किया जाता है। ये चुनौतियां ऐसी नहीं हैं कि उसके कारण ब्रेक लग जाए, इन चुनौतियों को पार किया जाता है। बस ये है कि आपको जो है जन जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और भविष्य इसका क्या है? भारत नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जिसकी शुरुआत भारत ने ही की थी, उसका मुख्यालय भी भारत ही है, ठीक है। तो
इसी तरह से वो भारत की पहल पे जो है इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज खड़ा हो गया, तो उसी तरह से भारत जब ये पहल कर रहा है, इतनी बड़ी योजना सोलर पैनल की भारत में आई, तो इससे वो क्या होगा, वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उसके अलावा फिर आपके मन में जो है और जो है कुछ सुझाव हो, उसके बारे में ये आ सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है और प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे बैंकों को जो है ये निर्देश अगर सरकार दे दे कि जो लोग गरीब हैं वो इसको फाइनेंस करा सकते हैं, ठीक है, और बिना ब्याज का जो है उनको वो फाइनेंस किया जाएगा, यानी बिना ब्याज का उनको लोन मिलेगा, तब लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मान लीजिए उनसे कहा जाए कि आपको 2,000 रुपये मात्र बैंक में जमा करने हैं और आपके यहाँ सोलर पावर प्लांट हम लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इस तरह से कुछ जो है जो पॉजिटिव सुझाव हैं, जो फीजिबल हैं, जो संभव हैं, वो हमको यहाँ पर देने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। योजना जैसे योजनाओं में बहुत ज़्यादा उद्धरण देने की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ती है, लेकिन हम आपको कुछ उद्धरण यहाँ पर कुछ कोटेशन सुझाते हैं जो आप दे सकते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में ऊर्जा स्वतंत्रता ही आर्थिक स्वतंत्रता की नींव है, ठीक है, अच्छा वो है कोटेशन, आप प्रस्तावना में इसको डाल सकते हैं, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। दूसरा हमारा विकल्प इसका क्या है, सौर ऊर्जा केवल बिजली का स्रोत नहीं बल्कि भविष्य की जीवन रेखा है, ठीक है, ये अच्छे कोटेशंस हैं। इस तरह से मुख्य भाग में कोटेशन क्या डाल सकते हैं, हरित ऊर्जा अपनाना आज विकल्प नहीं अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि हमको भविष्य की पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उनके ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देना होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हर घर को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है, ठीक है, ये भी अच्छा कोटेशन है। निष्कर्ष हेतु हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चले तभी सतत विकास संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस योजना में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हमारे पीछे है। अब इसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल का भी उदाहरण या जो है वो दे सकते हैं एग्जाम्पल। फिर ठीक है, सूर्य की किरणें भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है, ठीक है, अब भले ही इनका ये किसने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप केवल अच्छे कोटेशंस को इसमें दे सकते हैं। अब हम अभी तक हमने जितना पढ़ा समझा जाना, उसके आधार पर 3 अलग अलग तरह की आपको प्रस्तावनाएं दिखाने जा रहे हैं। ये पहले तरह की प्रस्तावना आपके सामने है, ये तथ्यात्मक है और नीतिगत है, ठीक है। इसका टाइप की हम बात कर रहे हैं, कोई भी आप जो है इसमें से इस तरह से कर सकते हैं। जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा खपत करने वाली अर्थव्यवस्था है, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। जो हमने सेम पीछे बात की थी ना कि हम खपत की बात करेंगे, ऊर्जा आवश्यकताओं की बात करेंगे। दूसरी ओर कोयला और तेल जैसी पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता ने पर्यावरण संकट और आयात पर बोझ बढ़ा दिया है। ऐसे समय में नवीकरणीय ऊर्जा ही सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का सबसे उपयुक्त समाधान है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत देश भर के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे तथा प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यह न केवल आर्थिक राहत का साधन है बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भारत की दिशा में एक कदम है, ठीक है। एक ज़बरदस्त प्रस्तावना जो है ये हो गई, आप इसको लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। केवल एक यही नहीं है, इसका एक विकल्प और आपको दिखाते हैं। हम आपको यहाँ पर सब चीज़ के 3 विकल्प दिखाएंगे। ऊर्जा स्वतंत्रता ही आर्थिक स्वतंत्रता की नींव है, यहाँ पर कोटेशन हमने डाल दिया। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट से जूझ रहा है तो भारत ने एक नई राह दिखाई है। अब उसके बाद जो है पूरी बात यहाँ पर उसी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सारी बातें वही हैं, बस कहने का, लिखने का दृष्टिकोण अलग है, और यही जो है एग्ज़ाम में जो है आपकी जितना भी वेरिएशन होगा उतना बेहतरीन होगा। यहाँ पर दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण, इसको आप परंपरागत प्रस्तावना भी कह सकते हैं, जिसमें हम शुरुआत जो है बिल्कुल परंपरागत तरीके से करते हैं। परंपरागत तरीका क्या है, सूर्य को प्राचीन काल से जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। भारतीय संस्कृति में सूर्यदेव की उपासना इसीलिए की जाती रही क्योंकि उनकी किरणें जीवनदायिनी हैं। आज जब पृथ्वी पर्यावरण संकट और ऊर्जा सुरक्षा के दोहरे दबाव में है तो फिर वही सूर्य समाधान बन के सामने आया है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सत्य का आधुनिक रूप है। तो ये क्या किया हमने, इसको हमने परंपरागत रूप दे दिया। हालांकि मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आज
के दौर में अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो हमेशा जो है निबंध क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स को फोकस्ड करते हुए उसकी शुरुआत हो तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं। तो 3 तरह की हो गए। फिर हम मुख्य भाग को 3 तरह से कैसे लिख सकते हैं जितनी हमने चर्चा की। पहला, जैसे हम तथ्यात्मक की बात करें, ठीक है, तो एक फैक्ट तो वही ला सकते हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा खपत करने वाली अर्थव्यवस्था है। यहाँ बिजली की मांग प्रतिवर्ष 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। अभी भी भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 40% आयातित जीवाश्म ईंधनों से पूरा करता है। कोयला और जो है जीवाश्म ईंधन बाहर से मंगाता है, ठीक है। इससे एक और पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है, दूसरी ओर भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। अब इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ये योजना लाई गई। तो योजना में क्या क्या चीज़ें हैं ये यहाँ पर लिख दिया, कितने परिवार हो रहे हैं, कितनी सब्सिडी मिल रही है, सारी बात आ गई। अब इस योजना के अनेकों लाभ हैं वो आप गिना दीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरह से बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग नहीं करना है। जब भी आप लिखेंगे वहाँ पर, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप पैराग्राफ वाले सिस्टम में ही लिखेंगे, ठीक है। आप जो है इस तरह से बुलेट पॉइंट्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें जो है आप क्या लिख रहे हैं कि बिजली उत्पादन में कोयला और गैस निर्भरता घटेगी, अनुमानित तौर पर हर साल 2.5 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। क्योंकि ये सब योजनाएं जब लागू की जाती हैं उससे पहले ये सब जो है बैकग्राउंड में पहले से अध्ययन करा लिया जाता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आर्थिक राहत क्या मिलेगी, एक परिवार को सालाना लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये की का खर्च कम करना पड़ेगा बिजली के लिए, ठीक है। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, राष्ट्रीय लक्ष्य जो 2030 तक का है वो हमारा इससे पूरा हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद हम चुनौतियां भी गिना दे रहे हैं इस तरह से। अब दूसरा हम जो है मुख्य भाग देख सकते हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है सीधा सीधा हम लिख रहे हैं कि ये केवल ऊर्जा सुरक्षा की योजना नहीं है बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए बिजली का बिल हमेशा एक बोझ रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने से न केवल यह बोझ कम होगा बल्कि उनकी आय का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पे खर्च होगा। जो बातें हमने पीछे की थी वो सब जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर हम छोटे छोटे पैराज में, और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो पैरा जो है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा एक पन्ने में लिखते हैं, कोई पैरा वैरा नहीं, ठीक है। या जो शुरुआत करते हैं वो यहाँ पर एक शब्द लिखने की जगह छोड़ते नहीं है, ठीक है। हमेशा पैरा की शुरुआत का नियम है कि यहाँ पर एक शब्द लिखने की जगह छोड़ के शुरुआत करें, और दूसरा पैरा पहला पैरा के सीध में यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये अलाइनमेंट होता है, ये इधर का अलाइनमेंट हो गया, ये इधर का अलाइनमेंट हो गया। तो थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम में, ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। सारी बातें हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। पर्यावरणीय दृष्टि जो है, फिर इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और उसके बाद जो है दार्शनिक दृष्टिकोण जो मुख्य भाग का कि सूर्य ऊर्जा अनंत ऊर्जा का स्रोत है, भारतीय संस्कृति में सूर्य का क्या महत्व है, ये सब करते हुए पूरा यहाँ पर ले आए। अब हम निष्कर्ष 2-3 तरह से लिख सकते हैं इसी तरह से, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना भारत की ऊर्जा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह केवल मुफ्त बिजली का वादा नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण की एकीकृत रणनीति है। इस योजना से एक ओर नागरिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिलेगी तो दूसरी ओर भारत का कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, यानी कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। फिर इसकी थोड़ी सी चुनौतियां गिनाएंगे, फिर इसका हम महत्व बताएंगे। तो इस तरह से हम पूरा जो है एक भविष्योन्मुखी, आशावादी, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लिख पाएंगे। इसी तरह से सेम जो है सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो इससे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को क्या लाभ होगा, ये सारी बात इसमें आ जाएगी। ये केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक समानता की भी बात करता है ना। गरीब व्यक्ति को भी अपने घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब चलाने की छूट मिल जाएगी, क्योंकि जब उसका बिजली का बिल कम होगा तो वो भी, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एक सामाजिक समानता का भी आधार है। तो इस तरह से 3 तरह की हमने देखी। अब जो है एक अंतिम रूपरेखा अगर हम इसकी देखें तो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वही सारी बातें हैं, अब प्रस्तावना हमने यहाँ पर लिख के आपको दिखा दी, ठीक है। आप चाहें तो बीच में रोक के पढ़ सकते हैं, हालांकि
वही सारी बातें हैं, उनका कहने का तरीका अलग है। मुख्य भाग में आप योजना की पृष्ठभूमि और लक्ष्य से शुरुआत कर सकते हैं, जैसा कि करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज लिखे, लेकिन आपको हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, रनिंग मैटर के फॉर्म में। फिर सकारात्मक पक्ष जो है आप थोड़ा विस्तार से लिखेंगे, क्योंकि ये मुख्य भाग है। आर्थिक राहत, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा का लोकतंत्रीकरण, ये हो जाएगा। चुनौतियों में वित्तीय दबाव, तकनीकी समस्याएं, जागरूकता का अभाव, ग्रामीण और शहरी अंतर, और डिस्कॉम की चिंताएं, जो बिजली कंपनियां हैं उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, ठीक है। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है वो सब बताया जा सकता है, सुझावात्मक। फिर हम निष्कर्ष यहाँ पर ले आएंगे। निष्कर्ष में हमने आखिरी में कोटेशन भी डाल दिया, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद एक रनिंग मैटर में आप पूरा निबंध कैसे लिख सकते हैं वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। प्रवाहपूर्ण निबंध जो है, सारी चीज़ें वही है लगभग, और यहाँ पर आपको जो है उसी का एक टाइप करके दिखा दिया गया है कि किस तरह से हम एक उदाहरण के रूप में पूरा निबंध एक साथ लिख सकते हैं। सारी बातें वही हैं, और आदर्श रूप में शब्द सीमा का भी पालन करते हुए लगभग हमारी हर बात यहाँ पर आ गई है। आखिरी में निष्कर्ष पूरा जो है यहाँ पर आ गया है। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने इस योजना का, यानी प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना पर एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। देखिए, अब आपके दोनों दृष्टिकोण इसमें सिद्ध हो गए। एक तो करंट अफेयर्स में अगर इससे कुछ पूछ लिया जाता है तो आप बताने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, निबंध को आप कई आयामों से लिख पाएंगे। आपको ये भी जो है इस वीडियो को देखकर आइडिया मिल गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर एक बेहतर, बढ़िया, अच्छा निबंध लिखें, और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो निश्चित रूप से जो है इसको प्रेफर करें। योजनाओं पर निबंध लिखने पे नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है फैक्ट्स की तलाश में ज़्यादा होते हैं। अगर उनको अच्छे फैक्ट्स दिखते हैं, अपडेटेड फैक्ट दिखते हैं, करंट अफेयर्स का उसमें समायोजन दिखता है, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया होता है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROARO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROARO परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROARO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में
45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात हैं। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।